देखिए, पिछली 2 क्लासेस में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो था हमारा इंड एस 102 विच इज़ बेसिकली रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट। फटाफट से 5 मिनट में समराइज करेंगे। शेयर बेस्ड पेमेंट का मतलब क्या था? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होना है या बेस्ड ऑन शेयर्स होना है, उसके ऊपर इंड एस 102 लगेगा। यानी अगर मान लीजिए कोई भी एंटिटी किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करती है जिसका सेटलमेंट या तो शेयर्स के द्वारा होगा या फिर जिसका सेटलमेंट शेयर की प्राइसेस पर बेस्ड होगा, हम उस ट्रांजैक्शन को 102 में क्या करेंगे? कवर करेंगे। फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी पर कुछ पॉइंट हमने पढ़े। रूल नंबर 1, एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? एग्रीड एंड कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। एग्रीड हो जाए पार्टीज के द्वारा और पार्टीज को क्या हो जाए? कम्युनिकेट हो जाएं, तो हम इंड एस 102 लगाएंगे। फिर हमने पढ़ा थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी जिसके साथ हम शेयर बेस्ड पेमेंट का एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? यानी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वो मेरी कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। मैं किसी भी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और उसको बदले में क्या दूंगा? शेयर्स दूं, लेकिन वो व्यक्ति जिसे मैं शेयर दे रहा हूं वो ऑलरेडी मेरा शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑलरेडी मेरा शेयर होल्डर है तो 102 नहीं लगेगा। राइट शेयर्स अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स दे रहे हो। अगर आप बोनस इशू लाते हो नहीं लगेगा। रीजन बीइंग क्योंकि बोनस शेयर भी किसको दिए जाते हैं? एग्जिस्टिंग वालों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर आप किसी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो, बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो और उस टेक ओवर के कंसीडरेशन के बदले में क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो, तो इसके ऊपर 103 लगेगा, तो 102 नॉन एप्लीकेबल रहेगा, उसकी अकाउंटिंग 103 में जाएगी। डोनेशन और चैरिटी के रूप में अगर आप शेयर्स देते हो 102 अप्लाई होगा। अगर आप डोनेशन के रूप में देते हो, चैरिटी के रूप में देते हो, होगा। अगर आपने किसी भी थर्ड पार्टी से कोई सर्विसेज ली हैं और उन सर्विसेज के बदले में आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? शेयर्स दे रहे हो, तो उसके ऊपर भी इंड एस 102 अप्लाई होगा। अनडिफाइंड गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप कोई भी पेमेंट किसी अनडिफाइंड गुड्स और सर्विसेज के लिए करते हो, जैसे कि गुडविल, हम गुडविल के रेस्पेक्ट में कई बार पेमेंट करते हैं और अगर वो पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ शेयर्स हो गया तो उसके ऊपर भी हमारा इंड एस 102 अप्लाई होगा। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नेट बेसिस पर सेटल हो रहा है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नेट बेसिस पर सेटल हो रहा है, नेट बेसिस का मतलब क्या बताया था मैंने? केवल डिफरेंस अमाउंट का लेन देन होगा। हम जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं उसका सेटलमेंट केवल किसके आधार पर होगा? नेट बेसिस के आधार पर होगा। डिफरेंस होगा उसका हम लेन देन कर लेंगे, उसके ऊपर इंड एस 102 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस पर 32, 107 और 109 आपका एप्लीकेबल होता है। और अगर ग्रुप कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ग्रुप कंपनी के ऊपर भी इंड एस 102 अप्लाई होगा। यानी अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी कंपनी के लिए अपने शेयर इशू कर रही है, अप्लाई होगा। सब्सिडरी कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रही है, अप्लाई होगा। तो ग्रुप कंपनी के ऊपर भी हमारा ये इंड एस एप्लीकेबल होगा। बताइए, क्लियर? फिर मैंने डिस्कस किया शेयर बेस्ड पेमेंट के 3 पार्ट किए गए हैं। पहला है इक्विटी सेटल्ड प्लान, यानी जब सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स ही होगा, मैं क्या दूंगा सामने वाले को? शेयर्स ही दूंगा, तो उस प्लान को हम क्या बोलेंगे? इक्विटी सेटल्ड प्लान, कैश सेटल्ड प्लान। सामने वाले को क्या दूंगा?
कैश दूंगा, लेकिन वो कैश किससे निकाला जाएगा? शेयर की प्राइसेस से निकाला जाएगा। यानी सेटलमेंट तो कैश में होगा, लेकिन वो कैश जो कैलकुलेट होगा वो कैश किस पर बेस्ड होगा? शेयर की प्राइसेस पर बेस्ड होगा। तो उसको हम बोलेंगे कैश सेटल्ड प्लान। और तीसरा होगा ऑप्शनली सेटल्ड, जहां पर मैं सामने वाले को ऑप्शन दूंगा, भैया तू चाहे तो शेयर्स ले ले या शेयर्स पर बेस्ड कैश ले ले। कैश भी अगर दूंगा तो वो किस पर बेस्ड होना चाहिए? शेयर्स पर बेस्ड होना चाहिए। तो यानी मैं सामने वाले को ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई तू सेटलमेंट में या तो मुझसे क्या ले ले? शेयर्स ले लेना, या तू चाहे तो क्या ले लेना? कैश। लेकिन वो कैश निकाला किससे जाएगा? बेस्ड ऑन शेयर्स। तो हमारे पास 3 अकाउंटिंग एस्पेक्ट हैं इंड एस 102 में। इक्विटी सेटल्ड प्लान की अकाउंटिंग, कैश सेटल्ड प्लान की अकाउंटिंग और ऑप्शनली सेटल्ड प्लान की अकाउंटिंग। फिर हमने अपना पहला टॉपिक स्टार्ट किया था इक्विटी सेटल्ड प्लान। यानी अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम अपने सेटलमेंट में क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स देंगे, तो उस प्लान को हम क्या बोलेंगे? इक्विटी सेटल्ड प्लान। अब इक्विटी सेटल्ड प्लान में मैंने कुछ सिचुएशन बनाई हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और उन कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसे कैसे होगी। मैंने सबसे पहली अकाउंटिंग आपको बताई केस 1, इक्विटी सेटल्ड प्लान की अकाउंटिंग कर रहा हूं और इक्विटी सेटल्ड में पहली सिचुएशन बनेगी व्हेन इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट purchase of raw material। मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा अगेंस्ट द परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने अपने रॉ मटेरियल के सप्लायर से क्या खरीदा? रॉ मटेरियल खरीदा और उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा? इक्विटी शेयर्स दूंगा। इस सिचुएशन में 2 रूल थे। रूल नंबर 1, इफ फेयर मार्केट वैल्यू of raw material acquired is given या known, मैंने जो रॉ मटेरियल परचेज किया मैं सबसे पहले ढूंढूंगा क्या उसकी फेयर मार्केट अवेलेबल है क्या। ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली प्रेफरेंस इसी अकाउंटिंग को दी जाती है एज पर केस। आपको जो ट्रांजैक्शन दिया गया है इमीडिएटली चेक करो क्या उस ट्रांजैक्शन में रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू अवेलेबल है। अगर आंसर है यस, यानी अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो ट्रांजैक्शन should be recognized at fair value of raw material।
अगर मेरे पास रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो मैं ट्रांजैक्शन को किस पर रिकॉर्ड कर दूंगा, फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल पर ले लूंगा। और अगर रूल 2, इफ फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, अगर मुझे जो रॉ मटेरियल में परचेस कर रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो सिंपल सा रूल हमारे इंडेस ने दिया, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ग्रांटेड। जो सिक्योरिटी हमने इशू की है उसकी फेयर वैल्यू पर अकाउंटिंग हो जाएगी। दिस इज योर अकाउंटिंग पार्ट नंबर 1। यानी जब अगर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो पहली सिचुएशन इसी ट्रांजैक्शन की बनेगी कि अगर किसी भी एंटिटी ने रॉ मटेरियल परचेस किया और रॉ मटेरियल के बदले में क्या दिए, शेयर्स दिए, तो रूल नंबर 1, अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल है इमीडिएटली उस पर रिकॉर्ड कर दो। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो किस पर चले जाओ, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ग्रांटेड पर इसकी अकाउंटिंग हो जाएगी। बताइए, क्लियर बिल्कुल ये रूल? देखिए यही चीज मैंने यहां लिखी हुई भी है सारी। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल को देनी है, और अगर फेयर वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल देन रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड। एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। वो डिपेंड करेगा कि जैसा आपके पास डेटा होगा। तो एंट्री बनी इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिखेंगे एग्जाम्पल। आज शुभारंभ कर दें अपनी कॉपी का। तो ये सर वो दिखाना एक बार, ये चार्ट बनाना है तो आप देख लें। क्या प्लान 1 है, इक्विटी सेटल्ड प्लान। सबसे पहले हम प्लान 1 की अकाउंटिंग, पहले तो हेडिंग डालो सबसे पहले इंडेस 102। भाई आज शुभारंभ भी कर रहे हो ना, तो पहले हेडिंग चैप्टर की डालो। सबसे पहले हेडिंग डालो इंड एएस 102, नाम लिखो इन्वर्टेड कॉमास में, शेयर बेस्ड पेमेंट। 102 की जो हेडिंग है हमारी वो है शेयर बेस्ड पेमेंट। अब उसमें लिखो, मीनिंग थोड़ी जरूरत है लिखवाने की, नोट्स में लिखा हुआ ही होगा मीनिंग, क्या लिखवाना है? थोड़ा थोड़ा क्या हो तो पूरा ये, फिर तो एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी भाई, हाँ वो मैं लिखवा दूंगा, मीनिंग लिखवा देता हूं। नॉन एप्लीकेबिलिटी फिर क्या होगा, आपके पास जब नोट्स होंगे ना तो वहीं पे अंडरलाइन कर लेना, उससे टाइम बचेगा। जब टाइम बचाओगे तब जाके हम 7 महीने में खत्म करेंगे, और टाइम अगर लिखने में लगाएंगे तो 9.5 महीने। बहुत बड़ा कोर्स है इसका, क्योंकि विथ क्वेश्चंस करने हैं। भाई आप ये मान के चलो अप्रोक्स CFR में 1000 या 1100 क्वेश्चन होंगे टोटल मिला के, तो इतने क्वेश्चंस करना, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी चीज़ें नोट्स में होंगी ना उनको आप एक वो 25 रुपये खर्च करना और हाईलाइटर लाना, ताकि आपके पास जब नोट्स होंगे तो आप उनको हाईलाइट करोगे। चलिए लिखो, अभी तो पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखो, whenever any transaction any transaction is to be settled, whenever
any transaction is to be settled in form of shares, in form of shares, और ऑब्लिक लगाकर एंड बेस्ड ऑन शेयर्स, एंड बेस्ड ऑन शेयर्स, या तो शेयर्स के फॉर्म में होंगे या बेस्ड ऑन शेयर्स होंगे, कॉमा सच ट्रांजैक्शंस are known as share based payment transactions, known as share based payment transaction. क्लियर? बिल्कुल, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, शेयर में पेमेंट करो या शेयर पर बेस्ड पेमेंट करो, वो यहां पर कवर हो जाएगा. लिखें सेकंड पॉइंट डाल के, टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट. मैं एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी नहीं लिखा रहा हूं, वो आप नोट्स में हाईलाइट कर लेना, वरना तो फिर मुझे ये सारे नोट्स ही उतरवाने पड़ेंगे वापस से, तो फिर डबल मेहनत हो जाएगी हमारी. टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान. लिखो, शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान आर ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. तीन तरह के होंगे. प्लान वन, इक्विटी सेटल्ड प्लान. प्लान वन, इक्विटी सेटल्ड प्लान. प्लान टू, कैश सेटल्ड प्लान. प्लान टू, कैश सेटल्ड प्लान. और प्लान थ्री, ऑप्शनली सेटल्ड प्लान. प्लान थ्री, ऑप्शनली सेटल्ड प्लान. अब वापस से हेडिंग डालो. प्लान वन, इक्विटी सेटल्ड प्लान. प्लान वन यानी इक्विटी सेटल्ड प्लान. प्लान वन, दैट इज इक्विटी सेटल्ड प्लान. लिखो, वेनेवर सेटलमेंट टेक्स प्लेस, वेनेवर settlement takes place in form of shares, whenever settlement takes place in form of shares, comma known as equity settled plan, known as इक्विटी सेटल्ड प्लान. जब सेटलमेंट किसके फॉर्म में होगा? शेयर्स ही दिए जाएंगे. कंपल्सरली है कि मैं क्या दूंगा सामने वाले को? शेयर्स ही दूंगा. तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्विटी सेटल्ड प्लान बोलेंगे. अब इसमें हमारे पास अलग अलग सिचुएशन बनेंगी या केसेस बनेंगे. लिखो, केस वन,
when equity shares are issued, when equity shares are issued against purchases of raw material, when equity shares are issued against purchases of raw material, बना लो अगर ये चार्ट बनाना है तो। फर्स्ट प्रेफरेंस या रूल 1 और रूल 2? लिख लिया क्या? यस सर। रूल क्लियर है बिल्कुल? अगर रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू दी हुई है तो उस पर रिकॉर्ड कर दो, और अगर रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू नहीं है तो सर वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है वॉइस? यस सर। चलिए क्लियर बिल्कुल। तो मतलब मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू ऑफ मटेरियल अवेलेबल है तो उस पर रिकॉर्ड कर दो, और वो नहीं है तो जो सिक्योरिटी इशू करोगे उसकी फेयर वैल्यू पर ले लो। एंट्री क्या बन जाएगी? सर हाँ जी बोलिए। सर जो ये सेकंड वाला रूल है इसके अंदर आप जो अपन सिक्योरिटी इशू करेंगे वो भी तो अपन उसी बेसिस पे करेंगे ना, अपन जितना रॉ मटेरियल लेंगे। कोई जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि मैंने जैसे कल एग्जाम्पल बताया था कि मैंने मटेरियल तो 1.20 का खरीदा, लेकिन मैंने उसे 10,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए, क्योंकि बाकी का मैं मानूंगा कि भाई उसको वर्थ दे रहा हूं, उसको शेयर होल्डर बना रहा हूं, तो मे भी पॉसिबल कुछ गैप आ जाए एंट्री के बीच में, तभी तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अराइज होगा। भाई समझो, अभी मैं जैसे एग्जाम्पल से आपको बताता हूं, देखो पहले जर्नल एंट्री लिख लो आप। एंट्री क्या बन गई? इन्वेंट्री रेट 2,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये आपके पास एंट्री हो जाएगी। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। लिखिएगा एग्जांपल, ए लिमिटेड acquired raw material for rupees 1,20,000 by issuing 10,000 shares at the rate rupees 10 each. Fair market value of raw material is rupees 120. अब मैंने एक 20 का मटेरियल खरीदा और बदले में सामने वाले को 10,000 शेयर 10 रुपए वाले दिए। पहले तो ये चेक करो क्या मटेरियल की फेयर वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। तो यानी रूल बहुत सिंपल है, अगर रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ मटेरियल। तो यानी ट्रांजैक्शन 1/20 पर रिकॉर्ड होगा। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू इक्विटी इन्वेंट्री में 1/20 आ गया, यहां 1,00,000 आ गया क्योंकि 10,000 शेयर 10 रुपए वाले इशू किए और ये मानूंगा कि ये शेयर प्रीमियम पर इशूड हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम से एंट्री हो जाएगी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। बताओ समझ में आया? इस तरह से ये एंट्री हो गई। बताओ क्लियर बिल्कुल? A Limited acquired certain raw material by issuing 15,000 shares at the rate rupees 10 each. Fair market value of raw material is not known. हमने कुछ सर्टेन रॉ मटेरियल खरीदा और बदले में 15,000 शेयर्स 10 रुपए वाले क्या कर दिए, इशू कर दिए। लेकिन प्रॉब्लम ये रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, नॉट नोन। तो अब क्या करें, अब जो सिक्योरिटी इशू की उसकी वैल्यू को ही मान लो कि भैया इतने का मटेरियल था, इतने में हमने इशू कर दिए। तो यानी एंट्री क्या बन गई,
इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। बताइए क्या केस 1 क्लियर? बिल्कुल। आइए केस 2, हेडिंग डालें, इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट परचेजेस ऑफ असेट। अब हमने कोई असेट खरीदी और उसके बदले में हमने क्या इशू किए? इक्विटी शेयर्स। तो केस 2, इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट परचेजेस ऑफ असेट। Equity shares are issued against purchases of asset। यहां पर भी वही सिमिलर दो रूल हैं। अगर मुझे फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट पता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट एक्वायर्ड। जो असेट खरीदी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा। सेकंड प्रेफरेंस, अगर फेयर वैल्यू ऑफ असेट इज नॉट अवेलेबल देन रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ग्रांटेड। अगेन बिल्कुल सेम रूल। अगर मुझे असेट की फेयर मार्केट वैल्यू पता है तो मैं असेट की फेयर वैल्यू पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगा, और अगर असेट की फेयर वैल्यू पता नहीं है तो जो सिक्योरिटीज में इशू कर रहा हूं उसकी जो फेयर वैल्यू है उस पर मैं अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूंगा। एंट्री क्या बन जाएगी? असेट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बनाना चाहो तो बना लो। सर हाँ जी बोलो। सर कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि असेट्स की जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, परचेज वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती हाँ है। बिल्कुल होती है। असेट तो शुड सर बी उस केस में कौन सी वैल्यू? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इंडेस प्रॉपरली फेयर वैल्यू पर बेस्ड है। इवन इंडेस तो ये भी बोलता है इफ यू एक्वायर्ड एन असेट फ्री ऑफ कॉस्ट देन ऑल्सो यू हैव टू रिकॉर्डेड इन योर बुक्स एट फेयर वैल्यू ऑफ द असेट। आगे आएगा एक इंडेस में। अगर मान लो आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट के तौर पर कोई एसेट दे दी और गवर्नमेंट ने आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी तो भी उसे इंडेस बोलेगा रिकॉर्ड किस पर करो? फेयर वैल्यू ऑफ असेट। यही तो कॉन्सेप्ट था एक्चुअली में। जो हमारे एस और इंडेस में कमियां थी ना वो यही थी। हम उसको रिकॉर्ड अलग कर लेते थे। आपको याद भी होगा, आपने इंटर लेवल पर कंपनी अकाउंट्स में पढ़ा है एस 12 गवर्नमेंट ग्रांट। वहां आप लिखते थे नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो 10 रुपए 100 रुपए। याद आ रहा है कुछ एस 12 में? अब नहीं होगा। इंडेस बोलता काय के 10 रुपए 100 रुपए। असेट मिली ना और उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है, रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। बुक्स में फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बोलो क्लियर पॉइंट? तो रूल क्या बना? अगर हमने कोई असेट खरीदी और बदले में क्या दिए? शेयर्स दिए, तो रूल नंबर 1, अगर असेट की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो उस पर रिकॉर्ड कर दो। अगर असेट की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो सिक्योरिटीज हम इशू कर रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पर आप उसे रिकॉर्ड कर दो। एंट्री बन गई असेट अकाउंट डेबिट
2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। केस 3, equity shares are issued against the services other than employee। हमने किसी थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली, हमने किसी थर्ड पार्टी से सर्विसेज ली और उस सर्विसेज के बदले में हमने क्या इशू कर दिए, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। एम्प्लॉय को मैंने कैटेगरी नंबर 4 में डाला है, इसलिए मैंने यहां पर अदर देन एम्प्लॉय लिखा, क्योंकि एम्प्लॉय के साथ जब हम ये ट्रांजैक्शन करेंगे तो वही ईसोप वाली चीजें आ जाती हैं सारी। तो ट्रांजैक्शन क्या है, इक्विटी शेयर्स आर इशूड अगेंस्ट सर्विसेज। आपने सर्विसेज ली और उसके बदले में शेयर्स इशू कर दिए। अकाउंटिंग रूल यहां पर भी सेम, प्रेफरेंस पहली किसको दोगे, फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। अगर आपने जो सर्विसेज मतलब रिसीव हुई हैं, अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, और अगर सर्विसेज की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो सिक्योरिटी आप इशू कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज। अगर आपके पास सर्विसेज की फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो ट्रांजैक्शन को उस पर रिकॉर्ड कर दो, और अगर सर्विसेज की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फिर किस पर रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ग्रांटेड। याद हो गया यहां तक? तो सब में अभी तक एक ही रूल आया है तीनों में, जिस चीज को एक्वायर कर रहे हो अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो उस पर रिकॉर्ड कर दो, और अगर उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो जो सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर दो। सर्विसेज के केस में एक और कॉन्सेप्ट आता है। देखिए, सर्विसेज को दो तरह की कैटेगरी में बांटा गया है, वन टाइम सर्विस और कंटिन्यूइंग बेसिस की सर्विस। सर्विस को दो पार्ट में बांटा, एक तो है वन टाइम सर्विस और एक है अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सर्विस का एग्रीमेंट हुआ है तो। वन टाइम सर्विस, मैंने किसी एक पर्सन को बुलाया, मैंने उससे कोई सर्विस ली और इमीडिएटली उसके ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, सेटल कर दिया। जब वन टाइम सर्विस ले रहा हूं तो सिंपली ध्यान से देखना, वन टाइम सर्विस एग्रीमेंट, देन एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। मैं इमीडिएटली क्या कर दूंगा, एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने एक पर्सन को बुलाया कि भैया तू मेरी इस मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस दे और तेरा पेमेंट मैं कर दूंगा इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल बना के लिखो आप, पहले इसमें हेडिंग डालो वन टाइम सर्विस एग्रीमेंट, क्योंकि सर्विसेज में दो हिस्से बनेंगे। वन टाइम सर्विस एग्रीमेंट, वन टाइम सर्विस एग्रीमेंट।
लिखो, whenever service agreement is, whenever service agreement is for one time service, whenever service agreement is for one time service, then expense should be recognized immediately. Then expense should be recognized immediately. Expense should be recognized immediately. एग्जाम्पल लिखो, A Limited hire, A Limited hire a consultant, A Limited hire a consultant for consultancy service related to, for consultancy service related to business, related to business, and issued 4,000 shares, and issued 4,000 shares at the rate 10 each. Issued 4,000 shares at the rate 10 each. Full stop. Fair value of service, fair value of consultancy service is rupees 50,000. Fair value of consultancy service is rupees 50,000. ये जो कंसल्टेंसी सर्विस आपने ली है, जिसके बदले में आपने कितने शेयर दिए, 4,000 शेयर दिए, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, 50,000. वन टाइम सर्विस है, कंसल्टेंसी लूंगा, इसको इमीडिएटली पेमेंट कर दूंगा. तो लिखो आंसर, एंट्री क्या बनेगी, कंसल्टेंसी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कंसल्टेंसी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 50,000, क्योंकि फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस अवेलेबल है. तो लिख दो कंसल्टेंसी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000. बताओ आया क्या पॉइंट समझ में. वन टाइम सर्विस ली, इमीडिएटली सेटल कर दिया, तो सिंपली उस खर्चे को रिकॉर्ड कर दो और खर्चे को रिकॉर्ड करके शेयर्स को इशू करने की एंट्री पास कर दो. लेकिन अगर मेरा सर्विस एग्रीमेंट ओवर द पीरियड चलेगा, मेरा सर्विस एग्रीमेंट ओवर द पीरियड चलेगा, तो अकाउंटिंग चेंज हो जाएगी. तो लिखो when service agreement is for a particular period, if service agreement is for a particular period, यानी हमारा जो सर्विस एग्रीमेंट होगा वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगा. तो इंडेस क्या बोलता है, एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड. एक साथ रिकॉर्ड नहीं करोगे आप, एक्सपेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड
ओवर द पीरियड। रूल वही है, फेयर वैल्यू अवेलेबल है तो फेयर वैल्यू पर, फेयर नहीं है तो सिक्योरिटी पर, लेकिन एक साथ रिकॉर्ड नहीं होगा। यहां तो हो रहा था एक साथ रिकॉर्ड, वहां पर एक साथ कैसे कर लोगे, क्योंकि आपको तो सर्विसेज ओवर द पीरियड। तो पहले इसमें लिख लो रूल क्या बना, एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड, एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड over the period of service, over the period of service, expense should be recorded over the period of service। for example, समझना पहले फिर लिखवाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने पलक 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 आपका है ना, प्रियल है आपका, ठीक है। मैंने पलक के साथ एक एग्रीमेंट किया, ये मेरी कंपनी में आएंगी 3 महीने तक, हर महीने आकर मेरी मशीनों की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को देखेंगी। एक बार नहीं आएंगी, ओवर द पीरियड आएंगी। हमारा एग्रीमेंट यही हुआ, 3 महीने तक क्या करेंगी ये, मुझे मेरी मशीनों पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज देंगी, और उसके बदले में एट द एंड ऑफ 3 मंथ मैं इन्हें 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले दे दूंगा। वापस सुन लेना एग्जाम्पल, मैंने एग्रीमेंट किया, पलक मेरे पास आएगी कितनी बार, 3 महीने तक आएगी, हर महीने आएगी, मेरी मशीनों की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस देखेगी और उसके बाद चली जाएगी। सेटलमेंट कब होगा, 3 महीने बाद, एट द एंड ऑफ सर्विस मैं इनको क्या कर दूंगा, सेटल कर दूंगा, और सेटलमेंट में क्या दे दूंगा, 10,000 शेयर्स 10 रुपए वाले। फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो पलक ने मुझे दी वो 1,20,000 की थी। फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज कितने की थी, 1,20,000। तो मेरा ट्रांजैक्शन तो 1,20,000 रिकॉर्ड होगा। इंडेस क्या बोलता है, 1,20,000 को एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ओवर द पीरियड, कितनी बार सर्विस ले रहा हूं, 3 बार, तो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड होगा। ध्यान से सुनना, पहले महीने में पलक आई, इसने अपनी सर्विसेज दे दी, मैं इमीडिएटली खर्चा बुक करूंगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 1,20,000 टोटल फेयर वैल्यू है, और ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करूंगा यानी 3 बार, तो एक बार का कितना हो गया, 40। एंट्री क्या डालूंगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2। अब 2 क्या, शेयर्स दूंगा क्या, आज दे रहा हूं क्या, नहीं, तो आज तो शेयर अकाउंटिंग ही नहीं कर सकता। तो इंडेस ने बोला इस पैसे का एक रिजर्व क्रिएट कर दो, तो मैं इमीडिएटली एंट्री डालूंगा, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। एंट्री क्या डल गई, रिपेयर एंड एक्सपेंस, सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। कितने अमाउंट से, 40,000। नेक्स्ट मंथ आएगा, पलक फिर आएगी, फिर रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस देगी और चली जाएगी। मैं दोबारा से एंट्री डाल दूंगा, फिर 40,000 से एक एंट्री डलेगी। क्या एंट्री डलेगी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। दूसरी बार ये एंट्री डल गई, पलक तीसरी बार फिर आएगी, फिर तीसरी बार सर्विस दी, दोबारा एक एंट्री डालूंगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब रिजर्व में कितना पैसा हो गया, अब इसको शेयर भी देने, अब एंट्री डाल दूंगा। दूसरी एंट्री क्या डलेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। इस तरह से एंट्री डलेगी।
बताओ भाई, समझ आया क्या थोड़ा बहुत? ज़्यादा तो नहीं हो गया? ऑनलाइन आ गया सर यस समझ सर। में। आ गया। एक ने बोला, दो ने बोला, तीन ने। बाकी हो तो सही ना, सो जाते हैं आधे तो पता लगे बोले क्या हो रहा है। नहीं नहीं सर, यही है। हाँ नो नहीं, सर ऐसे नहीं हम। ऐसे नहीं हो। ऑफलाइन आओ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ऑफलाइन आओ। एंजॉय द आएंगे स्टडी। सर, आएंगे। आपकी ज़िंदगी की लास्ट पढ़ाई। फिर उसके और क्या, फिर उसके बाद कमाना। फिर वो पढ़ाई जो होती है ना, वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे तो कमाने के लिए पढ़ो। अब ऐसे तो मेरी जिंदगी भरी पढ़ाई है ना मेरी तो, लेकिन ये पढ़ाई मुझे सर आनंद क्लास देगी। ओवर हो गई? नहीं नहीं, अभी कहाँ ओवर हो गई। थक गए क्या पढ़ते पढ़ते? 1:40 तक है ना क्लास तो। ये तो पढ़े पर यस पूरा। सर। हाँ, इसका तो ट्रांजैक्शन पूरा लिखें। बोलो क्लियर ये वाला पॉइंट। यानी एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर वन टाइम सर्विस एग्रीमेंट है इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लो, और अगर सर्विस एग्रीमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है तो उसी हिसाब से आप क्या करोगे, ओवर द पीरियड। जब ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करोगे तो रिजर्व क्रिएट होगा। जब ओवर द पीरियड जाओगे तो रिजर्व क्रिएट होगा। पहले रिजर्व में डालते जाओ और फिर उसके बाद उस रिजर्व से क्या इशू कर देंगे, शेयर्स। लिखनी है एंट्री या पहले एग्जांपल ही लिखवा दूं डायरेक्ट? लिखो एग्जांपल। रूल तो लिख ही लिया। क्या लिखा, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड ओवर द पीरियड। ठीक है, अब लिख लो एग्जांपल। ए लिमिटेड entered into an A Limited entered into an agreement of repair and maintenance service for a period of 3 months. For a period of 3 months, after which 10,000 equity shares will be issued. After which 10,000 equity shares will be issued at the rate 10 each. At the rate 10 each. फुल स्टॉप लगा के लिखो, फेयर वैल्यू ऑफ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस इज फेयर वैल्यू ऑफ repair and maintenance service is 1,20,000. Past journal entries. First month per entry. बताओ क्या एंट्री डली? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। कितने अमाउंट से? 40,000 से। फिर सेकंड मंथ आएगा। सेकंड मंथ में दोबारा से यही एंट्री डाल दो। सेकंड मंथ में दोबारा से यही एंट्री डाल दो।
रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट 40,000 से। फिर मंथ 3 में भी यही एंट्री डाल दो। मंथ 3 में भी एंट्री डाल दो। डाल दी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व। अब थर्ड मंथ में एक और एंट्री डल जाएगी, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट 1/20। वो एक्चुअली बस अपन एक इंडेक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोल रहे हैं पहले रिजर्व पूरा बना लो फिर कर देना, क्योंकि द रीजन बीइंग हम ऐसा नहीं होता कि इमीडिएटली ये दे देंगे, शेयर इशू करने में ही टाइम लग जाता है, तो वो डेट जनरली चेंज हो जाती है। इसलिए वो इंडेक्स क्या एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर चल रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि अपन मैं ऐसा करूंगा कि मैंने तो भाई हाथ में शेयर रखी रखे हैं और ये पलक आएगी आज की सर्विस दी और इसको शेयर थमा दूंगा। तो जनरली ये बोलते हैं कि पहले आप क्या कर दो, रिजर्व में डाल दो, निश्चिंत हो जाओ। अब मान लो अगले महीने शेयर दिए, 10 दिन बाद दिए, तो उस समय एक एंट्री डाल दो ताकि वो रिजर्व कैंसिल हो जाए और शेयर्स इशू हो जाए। तो एंट्री क्या बन गई, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और एक एंट्री और डल जाएगी खर्चे को P&L में डालने की। तो वो तो डलेगी अपने पास एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहां लिख दो एट द एंड ऑफ ईयर। भाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस चूंकि हमारा खर्चा है, वो पिछले क्वेश्चन में भी डलनी थी, ठीक है ना। मैं मान के चलूंगा कि P&L की एंट्रियां तो हमें आती हैं, बट फिर भी लिख लो, नहीं तो पता हैबिट यही रहेगी, आप यहीं तक छोड़े आओगे क्वेश्चन को भी। एट द ईयर एंड क्या एंट्री डालोगे, P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बताइए, 3 चीजें समझा दी मैंने आपको। इक्विटी सेटल्ड प्लान में 4 ही चीजें हैं, रॉ मटेरियल खरीदना, असेट खरीदना, सर्विसेज लेना अदर देन एम्प्लॉय और सर्विसेज लेना फ्रॉम द एम्प्लॉय। 3 पॉइंट हो गए। अब कौन सा बचा, फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब यही चलेगा 15 दिन तक सर। बस फिर चैप्टर खत्म उसके बाद। हाँ जी बोलो सर जैसे ना कि अगर सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी तो उस हाँ। केस में अपन सर्विस सॉरी जो आपकी वैल्यू है फेयर वैल्यू उसकी नहीं दे रखी, तो उस केस में हम लेते हैं फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इशूड वगैरह। बिल्कुल। तो अगर सर्विस ये ओवर द पीरियड वाली है तो हाँ। उसमें फेयर वैल्यू कौन सी लेंगे, जैसे 3 महीने सर्विस बाद की लेंगे या फिर फेयर वैल्यू ऑफ, हाँ नहीं वो तो बाद में ही लोगे ना, तभी तो हम एंट्री शुरुआत में नहीं डाल सकते भाई। समझो हम तभी तो रिजर्व बना रहे हैं ना ओवर द पीरियड में। अब हमने उसे ये बोल दिया तुम्हें 10,000 शेयर देंगे। अब प्रॉब्लम ये, जब 10,000 शेयर दूंगा तो उस दिन की तो फेयर वैल्यू मुझे पता ही नहीं है ना, तो अभी मैं रिजर्व में डालता जाऊंगा एक एस्टिमेटेड बेसिस पर, आज के बेसिस पर, और फिर अगर कोई भी चेंज होगा तो रिकॉग्नाइज करूंगा उसको बाद में वापस। ये एम्प्लॉइज के केस में जनरली ज्यादा होता है। देखो मैं आपको बताऊं ना, जनरली इंडेस ने सारी बातें लिख दी, बट मैं ये मानता हूं सर्विसेज की, प्लांट की, रॉ मटेरियल की फेयर वैल्यू मिल जाएगी आपको, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर हम कॉन्सेप्ट जरूर डिस्कस कर रहे हैं, बट सोचो ना, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैंने किसी से सर्विस ली रिपेयर एंड मेंटेनेंस की, तो उसकी फेयर वैल्यू पता लगा सकता हूं ना मैं मार्केट में।
कि भाई अगर सिमिलर तरह की सर्विसेज इससे ना लेकर हाँ। इससे लेता तो क्या होती। हाँ, लेकिन अब आप जो पॉइंट बोल रहे हो कि अगर मान लो फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू, अब उस केस में कंपनी को समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग कैसे डालनी है। इन केस आप मान लो आपने एक फेयर वैल्यू एस्टिमेट की और एंट्रियां डाल दी, कोई बात नहीं, भविष्य में हम सुधार तो कर ही सकते हैं ना। अगर मान लो कल को फेयर वैल्यू में सर। कोई चेंज हो गया और खर्चा चेंज हो गया तो मैं कैंसिल कर दूंगा उसको। मैंने रिजर्व भी तो क्रिएट किया हुआ है, पैसे तो अभी दिए ही नहीं ना उसको। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो आपने रिजर्व क्रिएट कर लिया 1/20 का, ये मानते हुए कि 1/20 रहेगी। अब मान लो फॉर एग्जांपल भविष्य में जाकर प्राइस क्या हो गई आपकी, 1/20 से 1/10 हो गई। अब आप शेयर तो 1/10 के ही दोगे, लेकिन आपने रिजर्व कितने से क्रिएट कर रखा है, तो 10,000 का जो एक्स्ट्रा रिजर्व क्रिएटेड है वो पीएनडल में डाल दोगे, क्योंकि अल्टीमेटली खर्चा पीएनडल में गया था। तो रिजर्व को जब कैंसिल करोगे तो जनरल रिजर्व में डाला जाता है बेसिकली, पीएनडल के बजाय। इंडेस बोलता है पीएनडल को अफेक्ट में मत लाओ। अगर आपकी रिजर्व में कोई भी चेंज हो रहा है ना तो उसको कहां ट्रांसफर कर दो, जनरल रिजर्व में। आया क्या पॉइंट समझ में? हाँ सर। मतलब कुछ भी नहीं है, मान लो एक्स्ट्रा खर्चा डालना पड़ गया तो और रिकॉर्ड कर दो खर्चा कम करना पड़ गया तो खर्चे को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। सब चीजें बताई है इंडेस ने। वो एम्प्लॉइज के केस में तो होगा ही होगा, ये एम्प्लॉइज के केस में तो यही होने वाला है आगे जाकर। ठीक है, तो आज अपन ने 3 सिचुएशन पढ़ ली, रॉ मटेरियल परचेज, असेट परचेस्ड और सर्विसेज अदर देन एम्प्लॉय। कल अपन करेंगे एम्प्लॉय वाला पार्ट, हम चालू कर देंगे। बस एम्प्लॉय वाला ही पार्ट है, जो कुछ भी है ये सिंडेस में आपका। ठीक है।